सुधा जी का बेटा अंकित उन्हें कई बार कह चुका था कि माँ, पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, वैसे भी बाद में सब कुछ मुझे ही मिलना है। सुधा जी ने बेटे की बात पहली बार तो मजाक में टाल दी। दूसरी बार जब उसने कहा तो सुधा जी ने समझाया, बेटा, जो चीज़ मेरी है वो मेरे जिंदा रहते मेरे नाम रहेगी। तुम्हारे पापा भी यही चाहते थे। यह सुनकर अंकित ने कहा, माँ, मैं लालची थोड़ी हूँ, मैं तो आपका काम आसान करना चाहता हूँ। सुधा जी ने बेटे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बात को वही ख़त्म कर दी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद बेटे के व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। पहले वो महीने में 2 बार आता था, अब हर दूसरे दिन आने लगा। कभी बिजली का बिल देखने के बहाने तो कभी बैंक का काम पूछने। कभी कहता, माँ, आपके सारे कागज एक जगह होने चाहिए। एक दिन वो एक फाइल लेकर आया। माँ, यहाँ साइन कर दीजिए। सुधा जी रसोई में चाय बना रही थी। उन्होंने पूछा, क्या है ये? बैंक का नॉमिनी अपडेट है। सुधा जी ने गैस बंद की और बाहर आ गई। दिखाओ। ये सुनकर बेटा हंस पड़ा। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? सुधा जी ने स्कूल में 30 साल काम किया था। वो बच्चों को हमेशा कहती थी कि पढ़े बिना उत्तर मत लिखो, तो वो खुद बिना पढ़े अपना नाम कैसे लिख देती। इसलिए उन्होंने कागज पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर बैंक की बात थी, दूसरे पर भी, तीसरे पन्ने पर एक शब्द देखकर वो रुक गई, पावर ऑफ अटर्नी। सुधा जी ने अंकित की तरफ देखा। इसकी ज़रूरत क्यों है? तो उसने तुरंत माँ के हाथ से कागज़ ले लिया। अरे, ये गलत पेज लग गया होगा। गलत कैसे लग गया? वकील ने फाइल बनाई है माँ, मैं देखता हूँ, कहते हुए उसने कागज़ अपने बैग में डाल लिया। बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन सुधा जी के मन में एक छोटी सी खरोच पड़ गई। रात को उन्हें अपने पति की बात याद आई। वो कहा करते थे, सुधा, परिवार में प्यार रखना, लेकिन हिसाब में साफ रहना। उस समय ये बात सुधा जी को बहुत कठोर लगती थी। अगले दिन अंकित फिर आया। सुधा जी ऊपर छत पर कपड़े लेने गई थी। नीचे लौटी तो अंकित उनके कमरे में था। उसने ज़मीन वाले कागज हाथ में ले रखे थे और फ़ोन से तस्वीरें खींच रहा था। सुधा जी ने पूछा, क्या कर रहे हो? तो वो जरा भी नहीं घबराया। डिजिटल कॉपी बना रहा हूँ माँ, आजकल सब चीज़ स्कैन करके रखनी चाहिए। सुधा जी को उसकी बात गलत नहीं लगी, क्योंकि आजकल सच में कागज़ की डिजिटल कॉपी रखना ज़रूरी हो गया है। लेकिन सवाल ये था कि उसने उनसे पूछा क्यों नहीं। सुधा जी ने तुरंत उससे फाइल ले ली और बोली, अगली बार पहले बताना। ठीक है माँ, कहते हुए अंकित के चेहरे पर नाराज़गी साफ झलक रही थी। उसी शाम सुधा जी की बहन सुनीता का फ़ोन आया। उसने कहा, दीदी, 3 दिन का महिला ध्यान शिविर है, चलोगे क्या? सुधा जी ने हाँ कर दिया और अंकित से कहा, शुक्रवार को जा रही हूँ मैं, रविवार की शाम तक लौट आऊँगी। यह सुनकर अंकित के चेहरे पर खुशी लौट आई। उसने कहा, बहुत अच्छा है माँ, घूम आओ। शुक्रवार को सुबह सुधा जी शिविर के लिए निकल गई। वो शहर से करीब 2 घंटे दूर था। सुधा जी ने फ़ोन साइलेंट करके बैग में रख लिया। पहला दिन बहुत अच्छा गया। दूसरे दिन दोपहर में एक महिला की तबीयत खराब हो गई। बहुत गंभीर बात नहीं थी, लेकिन आयोजकों ने कार्यक्रम छोटा कर दिया। रविवार की जगह उन्हें शनिवार की रात को ही जाने की अनुमति मिल गई। सुनीता अपनी एक सहेली के घर रुक गई और सुधा जी आ गई। उन्होंने अंकित को फ़ोन नहीं किया, वो उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। रास्ते में उन्होंने फ़ोन का स्विच ऑन किया तो कई मिस्ड कॉल थी, ज़्यादातर अनजान नंबर।
सुधा जी ने सोचा शायद कोई सामान्य बात होगी। तभी एक संदेश देखा। पुरानी छात्रा ने लिखा था, मैम मुझे विश्वास नहीं हो रहा, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। सुधा जी को लगा उसने गलत नंबर पर भेज दिया है। फिर एक और संदेश आया, मैम हमारे लिए माँ जैसी थी। यह देखकर सुधा जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने सुनीता को फ़ोन किया। सुनीता, क्या हुआ है? दूसरी तरफ कुछ सेकंड कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उसने पूछा, कौन? सुधा जी ने अपना नाम बताया तो दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। वो रोने लगी। तुम जिंदा हो? ये सुनकर सुधा जी के शरीर में डर उतर गया। उन्होंने कहा, यह कैसा सवाल है? तो उसने कहा, अंकित ने कल रात बताया कि रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। पहचान और कागज की परेशानी के कारण वहीं पर अंतिम संस्कार करना पड़ा। आज घर पर शोक सभा है। सुधा जी बस की सीट पर पत्थर जैसी बैठी रही। उन्होंने तुरंत अंकित को फ़ोन किया। उसका फ़ोन बंद था। तो सुधा जी ने मंजू जी को फ़ोन करने की कोशिश की, फिर रुक गई। सोचा पहले घर पहुंचती हूँ, देखती हूँ हुआ क्या है। शायद कोई गलत खबर आई हो। शायद अंकित ने किसी और सुधा को समझ लिया हो। बस से उतरने के बाद सुधा जी ने ऑटो लिया। जैसे जैसे वो अपने मोहल्ले के पास पहुंच रही थी, वैसे वैसे उनका दिल तेजी से धड़कते जा रहा था। घर पहुंची तो सुधा जी की तस्वीर पर माला थी। अब सुधा जी अंकित के सामने खड़ी थी। उसने कहा, माँ अंदर चलिए, मैं सब समझाता हूँ। सुधा जी ने पूछा, सबको बाहर क्यों नहीं बताते कि मैं जिंदा हूँ? देखिए माँ, पहले मेरी बात सुनिए। उसकी आवाज़ में विनती थी, लेकिन आंखों में डर। सुधा जी ने पहली बार अपने बेटे को उस तरह देखा जैसे वो उनका बेटा नहीं, कोई दुश्मन हो। तभी सुधा जी के पति के पुराने दोस्त वकील विनोद वर्मा आंगन में आए। वो सुधा जी को देखकर वहीं रुक गए। सुधा जी, उसने हैरानी से कहा। तो सुधा जी ने कहा, हाँ मैं ही हूँ। उन्होंने अंकित की तरफ देखा। तुमने मुझे कल फ़ोन पर क्या बताया था? अंकित बोला, अंकल गलतफहमी हो गई थी। विनोद जी का चेहरा बदल गया। मौत की गलतफहमी। लोग फुसफुसाने लगे। अंकित ने हाथ जोड़ दिए। सब लोग कृपया कुछ देर हमें अकेला छोड़ दें। सुधा जी सीधे अपने कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा खुला था। उन्होंने दराज खींची तो उनकी ज़मीन की असली फाइल गायब थी। फिक्स डिपॉजिट के कागज़ भी नहीं थे। सुधा जी ने अपने बेटे की तरफ देखा और बोली, मेरे कागज़ कहाँ हैं? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वकील विनोद जी कमरे में आ गए। उनकी नज़र मेज के नीचे पड़े एक कागज़ पर गई। उन्होंने उसे उठाया और सुधा जी के हाथ में दे दिया। ऊपर सुधा जी का नाम लिखा था और नीचे लिखा था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका बेटा अंकित उनका कानूनी वारिस है। सुधा जी के हाथ कांपने लगे। तभी विनोद जी ने कागज़ पलटा। पीछे किसी प्रॉपर्टी एजेंट का नाम और फ़ोन नंबर लिखा था। उसके नीचे एक रकम लिखी थी, 1,15,00,000। सुधा जी ने धीरे से पूछा, ये क्या है? उसी समय दरवाजे पर खड़ी उनकी बहू पूजा रोते हुए बोली, माँ जी, अंकित ने सिर्फ आपकी मौत की खबर नहीं फैलाई थी, बल्कि उसने आपका घर बेचने की बात भी शुरू कर दी। उसने रोते हुए कहा, माँ जी, मुझे पूरी बात कल रात पता चली। उससे पहले मुझे भी वही बताया गया था जो बाकी लोगों को बताया गया। सुधा जी ने अंकित की तरफ देखा जो अब भी चुप खड़ा था। उन्होंने कहा, तुम बोलोगे या हर बात कोई और बताएगा? अंकित ने गहरी सांस ली और बोला, माँ, मेरा बिजनेस पिछले 8 महीने से बहुत ख़राब चल रहा है। मैंने 2 बड़े ऑर्डर लिए थे, माल समय पर नहीं पहुंचा। एक ग्राहक ने पेमेंट रोक दी।
दूसरे ने केस करने की धमकी दी तो मैंने 30 लाख उधार लिया। ये सुनकर सुधा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा, अगर तुमने 8 महीने पहले मुझे सच बताया होता तो शायद ये 30 लाख का कर्ज नहीं होता। अंकित ने तुरंत कहा, आपको लगता है मैं कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन सब लोग यही सोचते हैं, बिजनेस बंद कर दो, नौकरी कर लो, खर्च कम करो। किसी को नहीं पता कि मैंने कितना लगाया है। सुधा जी ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, और इसीलिए तुमने मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया। ये सुनकर उसका चेहरा फीका पड़ गया। तभी सुधा जी ने विनोद जी से कहा, ये कागज असली हैं? तो उन्होंने दोबारा देखा और बोले, नहीं, ये कोई वैध मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। सुधा जी ने पूछा, तो क्या इससे कोई मेरा घर बेच सकता था? उन्होंने सिर हिलाया, इतनी आसानी से नहीं। ये सुनकर सुधा जी ने पहली बार थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि खतरा नहीं था। सुधा जी ने उनकी तरफ देखा, कैसा खतरा? तो उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और धीरे से कहा, अगर किसी के पास आपके पहचान पत्रों की कॉपी हो, संपत्ति के कागजों की जानकारी हो, आपके हस्ताक्षर की नकल हो और वो झूठे दस्तावेज बनाने की कोशिश करे, तो परेशानी पैदा की जा सकती है। हर काम पूरा हो जाए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको अदालत, बैंक रजिस्ट्री, ऑफिस और पुलिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सुधा जी का दिल फिर बैठ गया। वो बाहर आई तो बहू पूजा ने कहा, माँ जी, मुझे एक बात और बतानी है। तभी अंकित ने तुरंत उसकी तरफ गुस्से से देखा। पूजा, बस करो। लेकिन पूजा ने अपना फ़ोन निकाला और बोली, कल शाम एक आदमी आया था, मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये वही प्रॉपर्टी वाला है, राकेश अग्रवाल। सुधा जी ने फ़ोटो देखी और वकील विनोद जी को दे दिया। विनोद जी कुछ सोचने लगे। तभी अंकित तुरंत बोला, वो कोई अपराधी नहीं है, वो बस ब्रोकर है। वकील ने पूछा, क्या तुमने घर दिखाया था? तो अंकित ने कहा, सिर्फ बाहर से। किस अधिकार से? अंकल, मैं माँ का बेटा हूँ। विनोद जी का जवाब बहुत सीधा था, बेटा होना मालिक होना नहीं होता। सुधा जी ने उससे अपनी सारी फाइलें वापस मंगवाई तो उसमें ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं थी। सुधा जी ने कहा, वो कहाँ है? तो अंकित धीरे से बोला, वो मेरे ऑफिस में है। क्यों? कॉपी करवाने के लिए। सुधा जी ने माथा पकड़ लिया। विनोद जी ने तुरंत कहा, सुधा जी, अब एक भी मिनट खराब मत कीजिए। सबसे पहले बैंक जाइए, अपने खाते की स्थिति देखिए, फिर संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की सूची बनाइए, जो गायब है लिखिए। तीसरा, अपने फ़ोन और ईमेल के पासवर्ड बदल दीजिए, क्योंकि ये सब सुरक्षा का सवाल है। उनकी बात कठोर थी, लेकिन सही भी थी। सुधा जी ने उसी समय अपना फ़ोन उठाया। उनकी बैंकिंग ऐप खुल रही थी, पासवर्ड काम नहीं कर रहा था। तभी उन्हें याद आया कि शुक्रवार की सुबह निकलने से पहले उनका फ़ोन करीब आधा घंटा उनके बेटे के पास था। उसने कहा था कि वो एक नया अपडेट डाल रहा है। सुधा जी ने अंकित से पूछा, सच सच बताओ, तुम क्या करने वाले थे? तो उसने कहा, मैं घर बेचकर कर्ज चुका देता, क्योंकि हर दिन फ़ोन आते थे, कोई पैसा मांगता, कोई धमकी देता कि वो केस करेगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अच्छा, और इसीलिए तुमने मुझे कागज़ पर मार दिया। अंकित अचानक टूट गया और कमरे से बाहर चला गया। दोपहर तक घर से ज़्यादातर लोग चले गए। सुधा जी की मौत की खबर अब दूसरी दिशा में फैल रही थी। अब लोग एक दूसरे को फ़ोन करके कह रहे थे कि सुधा जी जिंदा है। कुछ लोग इसे मज़ेदार घटना की तरह बता रहे थे। सुधा जी की बहन सुनीता जी उनके पास बैठी थी। उन्होंने कहा, दीदी, पुलिस में शिकायत करूं?
सुधा जी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि सामने कोई अनजान आदमी होता तो शायद वो 1 मिनट भी नहीं सोचती, लेकिन अपना बेटा हो तो दिमाग कानून से पहले रिश्ते गिनता है। उन्होंने विनोद जी से पूछा, अगर मैं शिकायत करूं तो क्या होगा? विनोद जी ने कहा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन से दस्तावेज बने, क्या कोशिशें हुई, कौन शामिल था और किस हद तक धोखाधड़ी हुई। बिना जांच के मैं अंतिम बात नहीं कहूँगा। फिर उन्होंने एक ज़रूरी बात कही, लेकिन फैसला भावनाओं में मत कीजिए, पहले सबूत सुरक्षित कीजिए। ये बात सुधा जी को समझ आई, क्योंकि लोग गुस्से में सबसे पहले सामने वाले को फ़ोन करके धमका देते हैं, फिर सामने वाला मैसेज मिटा देता है, कागज़ गायब कर देता है। कुछ देर बाद वो सब बैंक की शाखा पहुँचे। अंकित को उन्होंने घर पर रहने को ही कहा, लेकिन अंकित कहाँ मानने वाला था। उनके जाते ही उसने अपनी पत्नी पूजा को कमरे में धकेल दिया और बाहर आकर गुस्से में फ़ोन पर बातें करने लगा। मैं अभी आ रहा हूँ, जल्दी करो वरना पूरी प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी। इतना कहकर वो चला गया। उसके जाते ही पूजा ने तुरंत अपनी सास सुधा जी को फ़ोन किया और सारी बातें बताई, तो सुधा जी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उन्होंने विनोद जी को सारी बातें बताई तो वो समझ गई कि अंकित राकेश अग्रवाल के पास ही गया होगा। विनोद जी ने कहा, सुधा जी एक बात याद रखिए, गुस्से में कुछ भी मत कीजिए, पहले देखिए कि हो क्या रहा है। वो रजिस्ट्रार्ड ऑफिस पहुँचे तो थोड़ी दूर पर उन्होंने अंकित को देख लिया। वो राकेश के साथ खड़ा था। सुधा जी उनके पास गई तो अंकित उन्हें देखकर जम गया। राकेश ने उनकी तरफ देखा, फिर अंकित की तरफ। उसके चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे उसकी पूरी योजना 1 सेकंड में बदल गई हो। सुधा जी सीधे उनके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, मेरी रजिस्ट्री कहाँ है? तो अंकित ने कहा, माँ आप यहाँ क्यों आई हो? सुधा जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और राकेश की तरफ देखकर कहा, आप राकेश अग्रवाल हैं? तो वो तुरंत बोला, जी, लेकिन मुझे शायद गलत जानकारी दी गई थी। क्या जानकारी? यही कि मैं मर चुकी हूँ। सुधा जी ने उसके बात बीच में ही काटते हुए कहा। तो वो बोला, देखिए मैडम, मैं सिर्फ ब्रोकर हूँ। मुझे जो कागज़ दिखाए गए मैंने उन्हीं के आधार पर बात की। तभी वकील विनोद जी ने पूछा, कौन से कागज़? राकेश की आंखें इधर उधर घूमने लगी। तभी सुधा जी ने कहा, मेरे हस्ताक्षर किसने किए? अब अंकित बीच में बोला, माँ कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है। सुधा जी ने अपना फ़ोन उसके सामने कर दिया। तो ये क्या है? तस्वीर देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने राकेश की तरफ देखा तो राकेश तुरंत बोला, ये मैंने नहीं भेजा। विनोद जी ने पूछा, तो किसने भेजा? वो चुप हो गया। तभी पीछे से 2 पुलिसकर्मी आए। उनके साथ एक अधिकारी था। उन्होंने उसकी फाइल देखने को कहा तो उसमें ज़मीन की रजिस्ट्री की कॉपी निकली, आधार की कॉपी, पैन की कॉपी और एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट। उस पर खरीदार की जगह अभी नाम नहीं था, लेकिन बेचने वाले की जगह सुधा जी का नाम लिखा था। लेकिन नीचे जो हस्ताक्षर थे वो सुधा जी के नहीं थे। सुधा जी ने कागज़ उठाया और बोली, ये साइन मैंने नहीं किए। अधिकारी ने पूछा, क्या आप निश्चिंत हैं? तो सुधा जी ने कहा, जी बिल्कुल, अपने हस्ताक्षर आदमी पहचानता है। उन्होंने अंकित से पूछा, ये कागज़ कहाँ से आया? अंकित राकेश की तरफ देखने लगा। कुछ मिनटों में बात साफ होने लगी कि असल में अभी तक कोई वैध रजिस्ट्री नहीं हुई है, कोई बिक्री पूरी नहीं हुई थी। ये सुनते ही सुधा जी के शरीर से जैसे आधा बोझ उतर गया हो, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई थी। अधिकारी ने कहा कि दस्तावेज और डिजिटल संदेश जांच के लिए देने होंगे, आप सबको बयान देना होगा। वो सब पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ बयान दर्ज हुआ।
सुधा जी ने हर बात साफ साफ बताई। शाम को घर लौटते समय सुधा जी पूरी तरह थक चुकी थी। उनके घर के बाहर अब सफ़ेद कपड़ा नहीं था। किसी ने उनकी तस्वीर से माला उतार दी थी। सुधा जी ने वो तस्वीर उठाई, कुछ सेकंड उसे देखा, फिर अलमारी में रख दी। अगले कुछ दिन बहुत कठिन थे। सुधा जी ने सबसे पहले अपनी बैंकिंग सुरक्षित की, पासवर्ड बदले, मोबाइल और ईमेल की सुरक्षा जांची, बैंक में लिखित सूचना दी कि बिना मेरी मौजूदगी और सही जांच के कोई बड़ा बदलाव ना किया जाए। जो दस्तावेज अंकित के पास थे उन्हें वापस लिया। उन्होंने अपनी संपत्ति की पूरी सूची बनाई कि कौन सा कागज कहाँ है, किस खाते में कौन नॉमिनी है। कुछ दिन बाद अंकित ने कहा, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। सुधा जी ने उसकी तरफ देखा और बोली, मेरा अंतिम संस्कार करना तुम्हारी पहली गलती नहीं थी। पहली गलती कर्ज छिपाना था, दूसरी झूठ बोलना, और तीसरी मेरे दस्तावेज लेना, और चौथी मेरी मौत बनाना। आदमी एक ही दिन में इतना नीचे नहीं गिरता अंकित, वो हर गलत कदम को छोटा समझकर नीचे गिरता है। और अब मेरा फैसला यही है कि तुम अब इस घर में नहीं रहोगे। ये सुनकर अंकित का चेहरा बदल गया। तभी सुधा जी ने आगे कहा, हाँ, पूजा और उसकी बच्ची अगर चाहें तो कुछ समय यहाँ रह सकती हैं, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं। माँ, आप मुझे घर से निकाल रही हैं, अंकित ने नम आँखों से कहा। तो सुधा जी बोली, मैं अपनी सुरक्षा कर रही हूँ और अब आगे मैं कुछ नहीं सुन सकती। तुम यहाँ से जा सकते हो। अंकित भारी कदमों से वहाँ से लौट गया और उसी दिन से उसने अपना ऑफिस बंद कर दिया। उसने कार बेच दी, कई गैर जरूरी खर्च रोक दिए ताकि कर्ज उतार सके। वो अब दिन रात अपनी गलती सुधारने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, अपने बच्चों से प्यार कीजिए, मदद कीजिए, लेकिन अपनी पूरी आर्थिक सुरक्षा किसी के हाथ में मत रखिए। औलाद अपनी हो या पराई, हर बड़े फैसले से पहले आंखें बंद करके नहीं बल्कि समझदारी से कदम उठाना चाहिए, क्योंकि भरोसा टूटने के बाद पछतावा तो होता है, लेकिन खोया हुआ समय और सम्मान हमेशा वापस नहीं आता। तो दोस्तों, अगर आप सुधा जी की जगह होते तो क्या अपने बेटे अंकित को माफ़ कर देते या उससे रिश्ता ख़त्म कर देते? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।